नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों चर्चा का विषय है कि आखिरी वोट ऑन अकाउंट है इस सरकार का। 10 साल हो जाएंगे सरकार को, और रक्षा के संदर्भ में आपसे बेहतर जानकारी कोई नहीं रख सकता है। रक्षा बजट को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रक्षा बजट एक बहुत ही अगर मैं वर्ड यूज करूं, एक कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। भुखमरी है, गरीबी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, प्रोग्रेस है, तो वो ऑलवेज प्रायोरिटी नंबर 1 दिखती है। और रक्षा बजट को आप अगर देखें तो हमारे हिंदुस्तान में आज तक इसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों की, जैसे कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो आपकी स्टॉक मार्केट टंबल डाउन करती है, तो ये इसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं? इसको प्लान एक्सपेंडिचर एक ज़रूरी खर्चा क्यों नहीं समझते? और इस वजह से, क्योंकि इसको ज़रूरी खर्चा नहीं समझा जाता, वो एक कश्मकश बनी रहती है गवर्नमेंट के लिए या प्लानर्स के लिए कि हम इसको कैसे करें। और आज की डेट में जो हमें सूत्रों से कुछ पता चला है, शायद हमारी फिगर्स बनी है 5,94,000 करोड़ के आसपास बजट है। अब ये एक बहुत कॉलोसल फिगर देखने में भी लगती है और एक्चुअली है भी जी, परंतु जहां तक हमारी स्ट्रेटेजिक क्या बोलते हैं इसको, ऑटोनॉमी का सवाल है वर्ल्ड ओवर, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है, हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स का सवाल है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी प्रॉस्पेरिटी से, तो उसके हिसाब से, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये बजट बहुत ही कम है। और अगर आप देखें तो ये हमारी जो जीडीपी का करीबन 1.85% बनता है, जो कि वर्ल्ड ओवर ट्रेंड्स आर डिफरेंट। चाइना का देखिए, अमेरिका का देखिए, बिकॉज दे आर द डोमिनेंट पावर्स, और आप भी डोमिनेंट पावर बनना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे जब कंजूसी करने की बारी आती है तो रक्षा बजट पे ही होती है। तो इस तरह से ये एक टाइट रोप वॉकिंग है जो प्लानर्स और गवर्नमेंट करती है। एक और चर्चा का विषय आपने बना दिया कि इसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्यों रखा गया है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ये आज से 30 साल पहले मैंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में, एक हमारे फिकी के प्रेसिडेंट थे और वो कहते थे मैं एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी हूं, तो मैंने खड़े होकर उनको सवाल पूछा था, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे उस दिन। जी, यानी आप चाहते हैं कि इसको भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर में इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी रहेगी तभी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, तभी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तभी हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा। देखिए, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपका ये स्टूडियो है, आपने बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे हुए? Isn't it part of the studio itself, security itself? तो उसी तरीके से जो नेशनल सिक्योरिटी है या हमारी प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेव आवर इंटरेस्ट, अपने लोगों के ख्याल रखने के लिए, वो भी उसी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए ना। जी, तो क्या आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में कुछ ना कुछ बदलाव तो आया होगा? देखिए, 10 सालों में बदलाव तो डेफिनेटली आए हैं। किस तरह का बदलाव आपने? और बहुत अच्छे बदलाव आए हैं। और 10 साल अगर मैं नहीं बोलूंगा, कम से कम जब से गलवान हुआ है, तो मोदी जी के कुछ स्टेप्स हैं जो बड़े ही प्रोग्रेसिव हैं और बहुत ही अच्छे हैं, और उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए हैं ग्राउंड पे। आज हम इस स्थिति में है, चाइना हमारे से जीडीपी में, इकोनॉमी में वे हेड है, वे हेड 3-4 टाइम्स हमारे से ज्यादा है या 5 टाइम्स हमारे से ज्यादा है, परंतु आज हम उनके सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर उनको बोल सकते हैं कि देखो, जहां तक बुलिंग का सवाल है वो अब नहीं चलेगी। अगर आप हमारे पे कोई इंकर्शन करने की कोशिश करेंगे तो वी आर इक्वली प्रिपेयर टू टेक यू ऑन। तो वो एडवांटेज डेफिनेटली हुई है। फिर हमारा जो डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी कुछ काम करके दिखाया है। हालांकि उनकी भी फंडिंग की प्रॉब्लम है। जो R&D की बात आती है, वो मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, बट मैं आपको बताऊं वो 2 या 3% के आसपास है, जो बिल्कुल ही मिनिस्क्यूल है, इनफैक्ट आई वुड से रिडिकुलस है। जी, तो इस तरीके से वो चीजें बढ़ी हैं। और अब कल तक हम नेट इंपोर्टर्स थे, वी वर डिपेंडेंट ऑन कंट्रीज लाइक रशिया, अभी भी इजराइल, रशिया, फ्रांस पे है, बट फिर भी हमारी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन शुरू हो गई है। हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं, तेजस की इंक्वायरी चल रही है, और हमारे कैनन्स की इंक्वायरी चल रही है, एमुनिशन की चल रही है, मिसाइल्स की चल रही है, नेवल शिप्स की चल रही है। तो इस किस्म की जो प्रोग्रेस तो होती जा रही है, परंतु इसमें जो बजट एलोकेशन है वो मुझे लगता है, क्योंकि हम अभी भी पेंशन में, नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, सैलरीज में फंसे हुए हैं। ये पेंशन वाला तो एक नेशनल पेंशन स्कीम होना चाहिए, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द एमओडी बजट एट ऑल, या एमओडी में भी होए, डिफेंस बजट में इसको नहीं काउंट करना चाहिए।
और बाकी सैलरीज हैं, हमें मॉडर्नाइजेशन करनी है। एक सवाल ये आपसे पूछा हुआ, ये जो स्ट्रेटेजी चेंज किया हमने कि हम किसी से इंपोर्ट करते हैं चीज, उससे टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करते हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट यह है कि अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मीन प्रोडक्शन आपके कंट्री में हो गई। नंबर एक तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिला उसका बहुत बड़ा। सेकेंडली जो आपकी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, जैसे अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है, उनकी जो पूरा कंट्री स्टैंड स्टिल पे है बिकॉज उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ख्याल नहीं रखा। उनके पास अपने वेपन्स थे नहीं, दे वर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स सप्लाइंग देम वेपन्स। और जब वो वेपन्स की सप्लाई बंद हो जाएगी तो आप कैसे लड़ोगे? पर अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से इंडिजिनस प्रोडक्शन मेरे अपने कंट्री में हो रही होगी तो मेरी सप्लाई तो कभी बंद होगी ही नहीं जी, तो वो एडवांटेज हो जाएगी ना हमको। लेकिन एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि हम इसको क्यों ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दें। जो सैलरी कंपोनेंट है और बजट जो आपका पेंशन कंपोनेंट है, वो दोनों मुझे लगता है कि डिफेंस बजट में ना डाल, बिल्कुल मुझे लगता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना चाहिए। कम से कम पेंशन तो डेफिनेटली मस्ट गेट आउट। अगर सैलरी नहीं निकाल सकते बिकॉज इकोनॉमिक्स वाले जो लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके भी कुछ कहना है, उनकी भी हम बात मानते हैं सबकी, यही नहीं कि हम अपनी ही बात करेंगे, परंतु एक ये जो टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ तो फिर हम नॉर्थ कोरिया की तरह काम चले कि लोग भूखे मरते हैं तो मरे, पर हमने तो मिसाइल्स और न्यूक्लियर बनाना। ऐसी भी जो कोई मैं ऐसी प्रोफेसी नहीं दे रहा हूँ, बैलेंसिंग करनी है, बट कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप से लेकर के वी कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ इट। बजट साहब, आप क्या चाहते हैं कि कुल बजट का कितना फीसदी रक्षा बजट को मिलना चाहिए? देखिए, मैंने ऐसी कोई कैलकुलेशन तो करी नहीं है, बट मैं ये मानता हूं कि आज हम अगर 2% से कम है जीडीपी के, हम अपना कम से कम 3 to 4% जीडीपी जरूर रखें रक्षा बजट के लिए। और उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंडिचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, उनकी भी जो फिगर्स हैं वो सब्सटैंशियली बढ़े। जी, आपको क्या लगता है कि इस वक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने डिफेंस बजट में? मेरे ख्याल में जैसे 5,94 करोड़ पूरा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के लिए है 1,63 करोड़, तो वो एक कम से कम 1/4 हो गया, तो फिर मजा नहीं आया, बिल्कुल। इट शुड बी सब्सटैंशियली हायर बिकॉज देखो वेपन्स जो है ना वो ऑब्सोलेट भी होते चलते हैं। ये नहीं कि अगर आपने एक बार रफाल खरीद लिए तो ये अगले 200 साल चलेंगे। ये आफ्टर 30-40 ईयर्स जब इनकी अपग्रेडेशन लाइफ वगैरह खत्म होएगी, देन यू नीड समथिंग न्यू। तो उस चक्कर में ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। और जितने बेकार के खर्चे हैं जो हमने मे बी एक्सेसिव मैन पावर रखी हुई है या पेंशनरी बोझ भी इसके अंदर रखा हुआ है, ये सब यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। क्या अग्निवीर स्कीम से कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, अग्निवीर स्कीम जो उसका पर्पस था बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने पेंशन का बोझ कम करना था, फिर हमने मॉडर्न थोड़ा कैपिटल के लिए बढ़ाना था, तो उसने बनाया है। पर अग्निवीर के कुछ बाकी अदर एस्पेक्ट्स हैं अदर देन बजटरी एलोकेशन में शायद उनका फायदा हुआ है, परंतु जो अदर एस्पेक्ट्स है वॉर फाइटिंग मशीनरी की जो एफिकेसी है, जो एफिशिएंसी है, उसमें गड़बड़ है। मुझे लगता है कि अग्निवीर स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है, प्रोवाइडेड इसमें कुछ मेजर रेडिकल चेंजेस करी जाए, जो हम किसी और प्रोग्राम में आपको सजेस्ट कर सकते हैं, एंड मे बी थिंग्स वुड वर्क आउट बेटर। जी, देखिए, जिस तरीके से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेपन्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, वो भी बजट का हिस्सा बनेगा। ऑब्वियसली वो जो हमारा जो रेवेन्यू आएगा वो डायरेक्टली बजट का हिस्सा ना बने, वो जीडीपी का हिस्सा डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो सिविलियन स्टार्टअप्स होंगे, जैसे हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं विद इन दी कंट्री वेरियस कंपोनेंट्स बनाने के लिए, या बाहर से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस तरीके से वो हमारी जो कैपेबिलिटी बढ़ेगी और उसका बजट पे भी 100% पूरा काफी सारा इफेक्ट पड़ेगा। जी, गलवान के बाद आपने क्या चेंजेस आपको नजर आई? देखिए, गलवान में क्या हुआ था बेसिकली, गलवान को राजनीतिकरण भी उसका किया गया, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा राजनीतिकरण किया, हम उसमें ना पड़ते हुए। देखिए, राजनीतिकरण जब की बात है, ये बिना सोचे समय राजनीतिकरण है। मेरे पास पूरी थ्योरी है कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर उसको कोई निगेट कर सके तो आई एम रेडी टू डिबेट। बट जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, जैसे ही गलवान हुआ, इट वॉज अ वेरी सीरियस थिंग, और वो इसलिए हुआ क्योंकि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी पे पूरा कब्जा कर चुका है। अब उसकी जो पैठ थी वो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रही थी, तो उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मलक्का डायलेमा। तो मलक्का स्ट्रेट जो है एक ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रेट है, जहां से वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 60-70% शिपिंग कमर्शियल लाइनर्स गुजरते हैं। और हमने अपना जो अंडमान निकोबार कमांड बना के एक मास्टर स्ट्रोक मारी थी कि ये हमारी इंटरडिक्शन के
अंडर है, हम कर नहीं रहे इंट्रोडक्शन, वी वांट रूल बेस्ड यूज ऑफ नेविगेशन एंड एट द हाई सीज। बट फिर भी अगर कोई हमें तंग करे तो हम भी इतनी काबिलियत रखते हैं कि यहाँ के लोगों को कंट्रोल कर सकें। तो चाइना ने जो हमारी जो एक्सपेंडिचर जो जा रहा था अंडमान निकोबार कमांड के ऊपर, जो उसकी मॉडर्नाइजेशन में चल रहा था, उसने गलवान करके हमें सारा वो डाइवर्ट कराया एंड वी हैड टू डाइवर्ट। बट स्टिल मैं बोलूंगा चाइना को हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई डाइवर्ट करने के बाद उसमें बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन आई, इंडिजनाइजेशन आई। डीआरडीओ को मैं बोलूंगा मोदी जी ने डंडा लगाया उस वक्त, विद इन नो टाइम दे केम आउट विद लॉट ऑफ प्रोटोटाइप्स। अब वो सारी चीजें जो हैं डिजाइन स्टेज से निकल के प्रोटोटाइप स्टेज पे आ गई हैं और प्रोडक्शन स्टेज अगला उसका मरहला है। और जैसे ही वो होएगा तो हम आज नेट इंपोर्टर्स थे, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेट इंपोर्टर्स, और हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेट एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं मे बी बाई 2030। मैं नहीं बोल रहा कि अगले 50 साल बाद, 2030 तक इंडिया वुड बी ए नेट एक्सपोर्टर्स अगर इस स्पीड से काम चलता रहा और इसके ऊपर पूरी तवज्जो दी गई। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने की जरूरत है, उसके लिए अलग से पैसा ज़्यादा रखने की जरूरत है? देखिए, ड्रोन एक सस्ता है और बहुत ही कारगर हथियार है जी। और डीआरडीओ ने भी हमें काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स दिए हैं, रुस्तम 2 वगैरह हमने काफ़ी सारे इंपोर्ट किए हैं बाकी कंट्री से। और ड्रोन्स का एक आपने बोला अलग से, मैं सोचता हूँ वो एक अलग से इकोसिस्टम बन चुका है, स्पेशली स्टार्टअप्स का। हमारे पास ऑलरेडी कंट्री में करीबन 25 या 26 यंग स्टार्टअप्स की कंपनीज हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। नॉट ओनली वेपन्स, इवन जैसे आप एयर टैक्सी कॉन्सेप्ट समझते हैं लॉजिस्टिक्स का, कि आपको पहाड़ों में अपने कॉन्वॉय लेके जानी है लॉजिस्टिक्स की, वो ड्रोन से सारा उठा के दे रहे हैं। जो काम आपके हेलीकॉप्टर्स करते थे दूर दराज के एरिया में छोटे छोटे वो ले जाने का, वो काम सारा ड्रोन्स करते हैं। और इसलिए वो सारा स्टार्टअप ऑलरेडी बन चुका है। ऑलरेडी वो विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया है, परंतु उसका ऊपर बहुत सारे लोग आगे आए हैं और ये सिंपल टेक्नोलॉजी है और इसमें हम काफी आगे निकल चुके हैं। और आने वाले दिनों में ये एक मेजर वेपन होएगा किसी भी कंट्री का, अंडर वाटर ड्रोन्स, ओवर द सरफेस ड्रोन्स, एयर में ड्रोन्स जो हैं, तो ये एक मेजर इशू बन जाएगी और हम इसमें काफी आगे रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा है कि ब्रिगेडियर साहब, आखिर क्या इनको लगता है कि ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्यों डाला गया है? ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मैंने बोला ना कि ये एक हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है कि हम हमेशा सोचते आए हैं कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये प्लान है बेसिकली। बिकॉज देखो, आप कोई चीज बनाते हो, मैं मानता हूं कैपिटल में कोई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडियो बनाते हो, इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी तो कुछ करते हो ना खर्चा, तो खर्चा इसके कॉस्ट में तो आता है, तो फिर इसको अलग क्यों रखते हो? सिर्फ ये दिखाने के लिए भाई ये एक सुपरफ्लुअस एक्सपेंडिचर है। अब ये इकोनॉमिक्स वालों ने, जिन्होंने भी ये बनाया, उनको इस पर विचार करना चाहिए। मैं नहीं बोलता ये गलत बनाया, जिस परिप्रेक्ष्य में ये बना था उस वक्त शायद सही था। आज थिंग्स हैव चेंज, वर्ल्ड इज ऑन अ डिफरेंट स्टेज, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो इस पे भी थोड़ा देखें कि जब हम प्लान कर रहे हैं तो अपना माइंडसेट रखें कि भाई ये सिक्योरिटी भी हमारी, हम जो चीज बना रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी है, उसकी कीमत तो उसकी भी देनी है ना, प्रॉस्पेरिटी की भी। तो उसमें इट शुड बी पार्ट ऑफ दैट। मे बी थिंकर्स कैन थिंक अबाउट इट। हमारी तो छोटी सी सजेशन ही है। जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको प्लान एक्सपेंडिचर में इनकॉर्पोरेट। दर्शकों, पहले हमने रक्षा बजट पर चर्चा की और अब हम बजट पर चर्चा करेंगे कि उद्योग जगत इस बजट को, जो इंटर्म बजट पेश होने वाला है, वोट ऑन अकाउंट होने वाला है, उसको किस तरीके से देखते हैं। ललित महाजन जी बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ललित जी, आपको क्या तवक्को है इस बजट से? हालांकि वोट ऑन अकाउंट है, फिर भी आपकी कुछ डिमांड्स होंगी, मुतालबात होंगे जो आपने गवर्नमेंट के साथ डिस्कस भी किए होंगे। हमारे सर इसमें 2 इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी हमने कांस्टेंट 2 साल से हम टेकअप कर रहे हैं जी। वो बजट से रिलेटेड है जी। एक तो है कि हमारा जो टर्नओवर इंसेंटिव है जी, इसके लिए हमारे को 50 करोड़ रुपए का बजट इनिशियली हमारे को दिया गया था कि प्रोविजन में कि बाकी हम जब क्लेम आएगा तब देख लेंगे। 21-22 के क्लेम आए, उसमें हमारे को 206 करोड़ रुपए के क्लेम जो फाइल हुए, वो सेटल नहीं हुए, वो अभी तक सेटल नहीं हुए। इवन वो 50 करोड़ भी हमको नहीं दिया गया अभी तक जी जो है जी। तो उसमें ऐसा कि हमने इसके लिए एलजी साहब से या चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हमने पूरा इसको टेकअप किया हुआ है। अब उन्होंने इसमें ये उसमें कहा कि हम ठीक है इसको देखते हैं। तो हमको ये उम्मीद है कि जो एटलीस्ट जो अभी जो बजट में जो वहाँ पे जा रहा है, ऑन अकाउंट बजट जा रहा है, उसमें 150 करोड़ रुपए का इंक्रीज किया जा सकता है। देखो, वैसे तो मेरे को, अगर मेरी एक अपना सोच है कि इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो 800 करोड़ रुपए का बजट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया था जी,
उसमें से मेरे पास डाटा नहीं है, पर आई एम श्योर कि उसमें से इनके उसमें ही 150 करोड़ रुपए का प्रोविज़न जो ऑलरेडी निकल सकता है जी। क्योंकि एक्चुअली इंडस्ट्री डेवलपमेंट को जो पैसा दिया गया था वो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह के लिए दिया गया था। अब आज देखिए कि इंडस्ट्रियल स्टेट की डेवलपमेंट तो बिल्कुल इस टाइम काफ़ी बड़ी स्लो स्पीड पे चल रही है जी। तो अगर आज उस बजट को यूटिलाइजेशन नहीं करते पिछले साल के बजट को जो प्रोविजन हैं तो वो लैप्स हो जाएंगे जी। तो मेरी ये तो रिक्वेस्ट है अपना एलजी साहब से कि एटलीस्ट उसमें जो पैसा बचा हो उससे हमारे को पिछले साल के जो क्लेम है 21-22 के क्लेम है आप उसको सेटल कर दो जी। 22-23 के लिए इसमें जो होने को इसमें प्रोविज़न कर लीजिए। और एक्चुअली क्या है कि कोई भी जब अपना इंसेंटिव आता है उसमें ये राइडर नहीं लगते, पता नहीं इसमें 50 करोड़ का राइडर किसके कहने पे लगा दिया गया। अदरवाइज आप देखिए हमको SGST की रिइंबर्समेंट मिलती है 2031 तक का, उसमें कोई राइडर नहीं। जितने क्लेम जा रहे हैं उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बजटरी प्रोविजन जो कर रखे हैं उसमें वो सेटल होते जा रहे हैं। इसके लिए हम एलजी साहब के थैंकफुल हैं कि वो एक बहुत अच्छा इंसेंटिव जो है। सेकेंडली इंडस्ट्री रिलेटेड जो इंसेंटिव है कि एक इंसेंटिव हो रहा है कि जो लोग सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर रहे हैं उनमें क्या है कि उनको अगर वो लाइन ऑफ एक्टिविटी चेंज करते हैं या एडिशनल लाइन में जाते हैं तो उनको SGST की रिइंबर्समेंट नहीं, वो नहीं है। उनको टर्नओवर में भी उसको कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टर्नओवर के इन्होंने बना दिया, एक बेस बना दिया जी 19, 20, 20, 21, 18, 19 के जो तीनों साल में जो मैक्सिमम टर्नओवर होगा उसको बेस बना लिया जी। तो उसके देखो इससे क्या हो गया कि आपने टर्नओवर को कैपिंग कर दिया। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी टर्नओवर बढ़ाना चाहता है उसको इस टाइम क्या है कि बाहर से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये जो इंसेंटिव जो दिया गया था इसलिए दिया गया था कि हम बाहर जब से टोल टैक्स किया तो ये इंसेंटिव देके हमको जो है ये इससे कंपनसेट होगा जी। तो अगर आप इसमें देखिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि 200 करोड़ रुपए आप साल का दे देते हैं इंडस्ट्री को तो एक तो टर्नओवर बढ़ेगी, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। आज सब्सटेंशियल एक्सपेंशन जो करेगा वो और भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा। आज आप देखिए कि मेरे पास जो डाटा हैं उसके हिसाब से अभी तक इनके पास जो नया पैकेज है उसमें इनके पास 7,900 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है 28,400 के करीब 2.5 साल में। अब वो 30 सितंबर 2024 को उसकी डेडलाइन है जी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड नहीं करती तो वहाँ पे वो उसको क्लोज कर देंगे रजिस्ट्रेशन जी। नई के लिए इनके पास जगह नहीं है, पुरानी को ये मतलब कि इंसेंटिव देना नहीं चाहते, पता नहीं क्या सोच है। ये तो हमको हमारी समझ से ये चीज़ परे आया है कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हम 3 से 4 लाख लोगों को कम से कम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जी ललित जी, एक चीज़ और है कि पहले बजट से पहले प्री बजट मीटिंग्स होती थी, आपसे सुझाव मांगे जाते थे, हम भी केवल उसका हिस्सा रहे हैं, लेकिन ये प्रचलन क्यों ख़त्म कर दिया? ऐसा जी जब यूटी बनी है उस टाइम पहले साल हमको प्री बजट के लिए डिस्कशन में बुलाया गया था, डिस्कस हुआ था सारा। अब उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन जो है अभी पिछले 2-3 साल से तो कोई जो प्री बजट डिस्कशंस होती हैं ये इनके प्री बजट डिस्कशन पहले हमारी वैल्यूएबल सजेशन लेते थे, उसके बेस पे ये उसको देखते थे कहाँ पे प्लस माइनस करना है जी। अब रीज़न है कि अब तो वो इन्होंने से वही ख़त्म कर दिया जी। तो उसके भी हमको नहीं पता कि जबकि एक स्टेक होल्डर्स के जो अगर आप उनसे डिस्कशन करते हो तो आपको फैक्चुअल पोजीशन वहाँ से पता चलती है जी। अगर आप देखिए ना आज इनके पास इतने इंडस्ट्रियल स्टेट जो है डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं तो अगर 800 करोड़ रुपए ही खाली रखेंगे तो वो उसमें तो एक आज की डेट में जिस हिसाब से चल रहा है इनके दो भी नहीं डेवलप होंगे। तो एक तो इनको इमीडिएटली ये चाहिए कि बजटरी जितने नए इंडस्ट्रियल स्टेट आ रहे हैं उसमें क्या कि उनके लिए एडुकेट प्रोविज़न किया जाए जो है। यानी ललित जी आप चाहते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है, बाहर जाकर के ये पेनिट्रेट भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बुला भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न लैंड है, न पार है, न रोड कनेक्टिविटी है, उसके लिए अलग से जम्मू कश्मीर को पैसा दिया जाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ अभी आप एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ पे हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं जी, ये सांबा में डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको पावर की जो रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन है जिस स्टेशन से पावर की लाइन आएगी 48 करोड़ का एस्टिमेशन है। अब 48 करोड़ रुपए वो अपने पास से तो थोड़ा लगा सकता है। जब आप प्राइवेट इंडस्ट्री को बोलते हैं कि आपके डोर स्टेप पे हम पावर दे देंगे, डोर स्टेप पे पावर देंगे, इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करते हैं तो यही कहते हैं कि आपको सिंगल विंडो सिस्टम मिलेगा, सब कुछ वो सब कुछ करते हैं। आप देखिए जो ये कंस्ट्रेंट आ रहे हैं ना, इस कंस्ट्रेंट को जब तक स्टेक होल्डर के साथ बैठ के प्रैक्टिकल इसकी जो प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं जब तक उसमें इसको डिस्कशन नहीं किया जाएगा तो थर्ड बेड डिस्कशन होनी चाहिए। उस पर इनको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या
प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको जो जॉइंटली सेटल कर सकते हैं। अब सेंटर पैकेज की मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि उसमें फंड्स की कमी कोई नहीं है, पर अभी तक 2.5 साल के अंदर मेरे ख्याल से सेंटर पैकेज में 100 करोड़ रुपया ही डिस्पर्स हुआ जी। और अब क्या कि जो इस साल में उन्होंने सेंटर पैकेज में बजटरी प्रोविजन किया होगा, अब फरवरी में जो है, फरवरी में वो बजट वापस चला जाएगा उनका, जी। जब उनका होगा वो फिर अगले साल पे चला जाएगा। जी। क्लेम की सेटलमेंट के ऊपर मैं बताता हूँ, जो नए यूनिट हमारे आ रहे हैं जिन्होंने जीएसटी रिम्बर्समेंट के क्लेम फाइल किए हैं, उनके लिए कोई ना कोई राइडर बीच में लगा दिया जाता है, जबकि जीएसटी बेस्ड जो रिम्बर्समेंट है क्वार्टरली बेस है, उसमें यूनिट होल्डर को बोला 90 दिन के अंदर आप क्लेम फाइल कर दो। उसके बाद अगर आप 90 दिन में क्लेम फाइल करोगे और 90 दिन और लगा दोगे तो उसके तो 6 महीने में तो उसको उसके ऊपर जो बैंक की उसकी सारी वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब हो जाएगी सारी, जिसने प्लानिंग कर रखी है। जी। अब सेंटर के पास पैसे की कमी नहीं, पर यहाँ से अभी रिसेंटली क्या किया जी, इन्होंने जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जीएसटी की रिम्बर्समेंट करनी थी उसमें इन्होंने वो कह दिया जी उसको जीएसटी डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अरे जब आप जीएसटी की रिटर्नें ऑनलाइन जा रही हैं, पोर्टल पे जा रही हैं, सब कुछ है, तो उसको क्यों मतलब कि ऐसे डे बाई डे बीच बीच में अगर कोई जो भी बीच में नई से नई अपना राइडर लगाते जाएंगे ना तो उससे तो डिले होगा। जी। ये हर्डल क्रिएट क्यों करते हैं, इसको स्मूथ क्यों नहीं चलने देते? ऐसा जी मैं बताता हूँ, उसमें क्या है कि मेरी तो ये एक रिक्वेस्ट है एलजी साहब से और अपने कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री से कि आप वंस फॉर ऑल एक चेक लिस्ट बना लीजिए। राइट। एक चेक लिस्ट बना लो भाई, आपका क्लेम के लिए ये डॉक्यूमेंट आपने साथ में लगाने हैं, उस चेक लिस्ट को बेस बना के आप क्लेम की सेटलमेंट करिए। अब चेक लिस्ट में चेक लिस्ट लगती है, उसके बाद फिर कोई ना कोई बीच में सजेशन दी जाती है इसमें ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली तो डिले होगा उसमें जो है। जी। जिस तरीके से लोग इंटरेस्टेड हैं लेकिन यहाँ पर इंफ्रा नहीं है, उससे क्या कुछ इन्वेस्टमेंट वापस भी वापस आपके नॉलेज में है? चार बड़े यूनिट तो बागथली इंडस्ट्रियल एरिया से वापस चले गए जी। क्योंकि वो उनको वो लैंड जो उन्होंने कहते हैं वो लैंड रिवर बेड पे है, वो हमारे को सूट नहीं करती है। जी। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए क्या है कि जो भी बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, जो चाहे छोटी भी आए, हर एक का आज की डेट में टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो टाइम बाउंड होते हैं। अगर आप देखिए ना कि आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी जी सपोज 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट, अगर वो बढ़ जाती है, अगर डिले हो मेरे को जाता जब है, लैंड ही नहीं मिलेगी तो साल के 2 साल के बाद तो प्रोजेक्ट बढ़ेगी। आज मशीनरी का एडवांस हम हमारे यूनिट होल्डर ऐसे भी हैं जिन्होंने प्लान करके मशीनरी का एडवांस दे दिया। जब मशीनरी का एडवांस दे दी तो मशीनरी वहाँ से ला ही नहीं सकते, अगर ले आएंगे तो उसको क्या कि उनको जब तक जीएसटी नंबर ही नहीं मिलेगा जी, जब तक आप लैंड ही नहीं दोगे तो उसके बाद कोई कुछ नहीं हो सकता लैंड के बगैर। बैंक कोई आपको अप्रेजल नहीं करेगा, बैंक आपका लोन सैंक्शन नहीं करेगा जी। तो एक्चुअली तो इनको तो ये चाहिए था कि लैंड पहले डेवलप कर लेते, उसके बाद इन्वेस्टर को बुलाते, और यहाँ पे अगर वो करते तो मेरे ख्याल से आज की डेट में चाहे इन्होंने ये 10,000 या 20,000 कनाल 50,000 कनाल भी लैंड इन्होंने डेवलप की होती तो आज की डेट में यहाँ पे लैंड अवेलेबल होनी नहीं थी। जिस हिसाब से एलजी साहब की स्टेटमेंट आती है हम उसको अप्रिशिएट करें। 70,000 करोड़ के प्रपोजल आ गए हैं, अगर प्रपोजल 70,000 करोड़ के आए हैं तो वो मेटेरियलाइज क्यों नहीं हो रहे, उसको भी देखना चाहिए कहाँ पे शॉर्ट कमिट्स है, कहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, ताकि उसको जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करके तो ताकि इन्वेस्टमेंट आए। देखिए नई इन्वेस्टमेंट में हमारी अपनी एस्टीमेट है कि 4-5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जी, जो इतनी मिलेगी, तो एग्जिस्टिंग में इतनी है। पर अगर आप एग्जिस्टिंग को इग्नोर करते जाओगे तो वो एग्जिस्टिंग वाले बंद हो जाएंगे, नई इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है वो वहीं पे खड़ा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा जी। क्या आप चाहते हैं कि साना पिसाई जो लंबे समय से इस उद्योग में जुड़े हुए हैं, सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मालिकाना हकूक दे देने चाहिए वो, क्योंकि जिन्होंने आपकी डिमांड रही है ये डिमांड रही है और ऑलरेडी गवर्नमेंट को बहुत बार रिप्रेजेंट भी किया गया ये डिमांड, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसके बारे में जी। अब नई लैंड की एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, CLU का इन्होंने टाइम फ्रेम फिक्स किया था कि 1 महीने में हो जाएगा। मेरे को नहीं लगा, लोग 3-3 महीने से लगे हुए उनको CLU नहीं मिल रहा जी। प्राइवेट लैंड के लोगों ने परचेज करके पैसे लगा दिए, अब CLU मिलने में प्रॉब्लम आ रही। तो ये चीज़ें जो सारी जो ना ये सारी अभी तो रिसेंटली मैं अप्रिशिएट करूँगा एलजी साहब का अपना एफर्ट कि उन्होंने भी अनाउंस किया कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाएगा उसको CLU की भी पेमेंट रीइंबर्समेंट कर देंगे और रजिस्ट्रेशन की भी रीइंबर्समेंट कर देगा इंडस्ट्री को, तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। पर उसमें है कि जिन लोगों ने ये सिर्फ दिया उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलप करने के लिए, अब जिन लोगों ने प्राइवेट लैंड खुद ले ली है उनको भी तो ये इंसेंटिव मिलना चाहिए ना,
जी क्योंकि अगर उनको भी मिलेगा तो दैट इज उसके लिए दैट इज ए विन विन सिचुएशन उनके लिए भी कि उनको CLU के अगर जो चार्जेज हैं वो मिल जाएं और रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो उनके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि सिडको सीकॉप की लैंड होती है लीज होल्ड, वो लैंड तो आपको फ्री होल्ड मिल रही है, उसके लिए उनको बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको उसका एज मिल सकता है। जी। लेकिन ललित जी, जिस तरीके से उद्योग को तरजीह दी जानी चाहिए, मुझे लगता है दी नहीं जा रही है। हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। सर मैं बताऊँ आपको, MSME सेक्टर जो है जी आज एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद पूरी हमारी कंट्री में MSME सेक्टर इज ए सेकेंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। जी पर आज की डेट में अगर डाटा स्टडी किया जाए, हमारी स्टेट में जो इंडस्ट्री है इन कंपैरिजन टू बाकी स्टेटों में, तो हमारी प्रेजेंस में इसको काफ़ी लिमिटेड सी होगी। ये उस टाइम जब पॉपुलर गवर्नमेंट थी तो 2004 में पैकेज आया, अच्छी इंडस्ट्री आ गई, 2008 में वो डिल्यूट हो गया, फिर इंडस्ट्री चली गई। यहाँ पे सबसे बड़ा बॉटलनेक यही है जी कि यहाँ पे विदाउट फिजिकल इंसेंटिव आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते। रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, बन के बाहर जाएगा, मार्केट नहीं है ना। अब जो मेरी बात में बद्दी में जो लोग बैठे हैं हिमाचल में बैठे हैं, वो उनके लिए पंजाब भी, चंडीगढ़ है, दिल्ली या यूपी है, सारा वो जा सकते हैं वो आराम से वहाँ पे सेल कर। हमारे लिए क्या है, यहाँ एक तरफ पाकिस्तान चाइना बैठा है तो लिमिटेड सी मार्केट है, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग जो हमारी आ रही है जी उसके लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो रीइंबर्समेंट, अगर फ्रेट की रीइंबर्समेंट कर दे, जी फ्रेट की रीइंबर्समेंट होनी चाहिए। फ्रेट की रीइंबर्समेंट हो जाए, अगर हम इंसेंटिव नहीं कहते बट रीइंबर्समेंट कहते हैं कि जो काम करेगा उसको दो। जी अगर फ्रेट की चाहे आप फिनिश गुड्स पे करते हैं या रॉ मटेरियल पे, दोनों में एक पे करते हैं, तो देखिए कैसे यहाँ से मटेरियल बन के बाहर नहीं जाता, कैसे जो इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री जो आज वर्ज ऑफ क्लोजर है वो फ्लरिशिंग करती है। आप देखिए हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई होती थी, कम से कम जम्मू प्राइस प्रेफरेंस मिलती थी, परचेज प्रेफरेंस मिलती है। आज जम्मू में और कश्मीर में मिला के कम से कम 1000 यूनिट होंगे जो पहले गवर्नमेंट सप्लाई पे डिपेंडेंट थे। सीकॉप की सेल थी 800 करोड़ रुपये जी, आज वो 200 करोड़ रुपये आ गई है। राइट, 600 करोड़ रुपए का स्लैश आ गया क्योंकि सारी परचेज थ्रू जैम चली गई। और उसके बाद क्या हो गया, हमारे जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उनके एक पता नहीं उनके ये मैनिया आप कह सकते हो कि भाई लोकल प्रोडक्ट जो है हमने नहीं लेना है, वो रीज़न उनको पता होगा क्यों नहीं लेना है जी। उसके लिए मैं क्या कहूँगा, पर क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप लोकल से लेने में प्रॉब्लम क्या, आप शेयर कर दो ना जी। अब इसमें अब तो जैम के बाद क्या करें, जो डिपार्टमेंट जैम में नहीं है वो भी प्रेफर करते हैं सारा मटेरियल बाहर से लेने का। लोग हम तो कहते हैं लोकल का अगर आप लैंडेड प्राइस पे दे दो, जो बाहर से लैंडेड प्राइस आ रहा है उस प्राइस पे भी हमारे यूनिट होल्डर तैयार है करने के लिए जी। नहीं करते जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें, धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।